नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये मुद्दा भी एक लोकल मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है और आप सभी का जो रोज़मर्रे का जो मुद्दा है वही लेकर आए हैं हम। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलेश जी अग्रवाल। सर, फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे जिस तरह से एक दिन पहले ही ये जो एक्सीडेंट हुआ है पुलिया में, जिसमें 2 लोग मारे गए सर, तो ये पुलिया के बारे में भी आपने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार के इसमें बनाया गया है पुलिया है सर। ऐसे में आप क्या बोलेंगे? ये जो दुर्घटना हुई है इसमें पुलिया का कोई दोष नहीं है। आजकल युवा पीढ़ी है, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं कि मैं कई बार बाजू में जाता हूँ, धीरे धीरे देखते रह जाता हूँ जैसे कोई हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। उनको इस हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए, जान उनकी भी कीमती है। उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनकी पत्नी होगी तो सब इंतजार करते हैं घर में कि वो सकुशल पहुँचे। लेकिन युवा पीढ़ी ऐसा गाड़ी चलाती है, वो समृद्धि मार्ग तो है ही नहीं, पुलिया है, ये समृद्धि मार्ग नहीं है कि सीधा सीधा जाना है। पुलिया पे टेढ़ा मेढ़ा ऐसी पुलिया होती है, वो गाड़ी स्पीड से चलाते हैं तो मरना निश्चित ही है ना। अगर जिसकी मौत आई है वो मरता है, वो बात नहीं है, लेकिन खुद ही आदमी को हिसाब से चलना चाहिए सड़क पर। कहीं ना कहीं पुलिया बनाने में जो बनाया गया गलती है, बोला जाता है जो मोड़ दी गई है गलत है। बहुत सारे गड्ढे भी थे कुछ दिन पहले, तो जिस तरह बनाया गया है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा लगता नहीं कि आपको? गड्ढे तो भर दिए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो सब जगह है। भ्रष्टाचार का नाम शिष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो होता ही है। लेकिन पुलिया तो ऐसी बनती है, कुछ सीधी तो बन नहीं सकती ना, इधर से घूमेगी उधर से घूमेगी, तो पुलिया गलत बनी है। पुलिया जाना था तुम्हारे आम्बेडकर पुतले के पास से सीधा जाना था, और जैसे पहले एक छोटी पुलिया थी वहीं उतरना था। वो इतना लंबा चौड़ा उतार दिया, पूरा डिजाइन ही गलत हो गया पुलिया का। अब वो क्या करे, बन गई तो क्या करे, उसको तोड़ तो नहीं सकते हैं। सर, कुछ दिनों पहले ही जैसे गोंदिया जिले में हेलमेट सख्ती हुई है और लोगों को हेलमेट पहनने का आह्वान दिया है। मतलब पुलिस के डर से नहीं तो खुद की सुरक्षा के हिसाब से हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसा अधिकारी को कहना है। तो आपको लगता है कि जैसे जो दुर्घटना हुई इसमें जो चालक थे उन्होंने हेलमेट पहना रहता है तो उनकी जान बच जाती? सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? हेलमेट शहरी सीमा में लागू नहीं हो सकता, ये हाईवे रोड पर वहीं लागू हो सकता है। और हाईवे रोड पर तो सबको पहनना चाहिए, लेकिन शहरी सीमा में अब मेरे को तो हेलमेट सहन ही नहीं होता, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। ऐसा जो भी मेरी उम्र के लोग हैं, जो महिला हैं, बालक है, बालिका है, वो तो हेलमेट पहन ही नहीं सकती। युवा पीढ़ी पहन सकती है, इस शहर में कैसे पहनेंगे? दवाई लेने जाना है, सब्जी लाने जाना है, पेट्रोल भराने जाना है, शहर में संभव नहीं है हेलमेट। बाहर हाईवे रोड पर संभव है, हाईवे रोड पर पहनना भी चाहिए, लेकिन शहर में अनिवार्य नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि जो प्याज ने लोगों को रुलाया था, लेकिन अभी टमाटर रुला रहे हैं। टमाटर 10 रुपये किलो से 140 रुपये किलो तक पहुंच गए सर। इतनी महंगाई बढ़ गई और आम जनता जो है टमाटर का उपयोग करने से भी डरती है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? करीब 2-2.5 महीना पहले हमारे घर के सामने एक ठेले में टमाटर बेचने वाला आया था, आवाज़ लगा रहा था 10 रुपये किलो टमाटर, 10 रुपये किलो। तो मैंने बोला था यार 10 रुपये तो साला लागत भी इससे ज़्यादा आती है। टमाटर किसान पैदा करेगा, उसमें खाद डालेगा, फिर पकेगा, फिर तोड़ेगा, फिर बॉक्स में भरेगा, फिर ट्रक में चढ़ाएगा, फिर बाज़ार में लाएगा बेचने। कम से कम 20-25 रुपये तो टमाटर पड़ ही जाएगा, 10 रुपये कैसे बेच रहे हो? और तो अभी मैंने आज ही टमाटर खरीदने गया बाज़ार में, सब्जी लाने गया था, तो मेरे को बोले टमाटर ला लेना। मैंने पूछा टमाटर, मैं 1 किलो टमाटर मांगा, तो मैं बोला कितने का 1 किलो? बोले 140 रुपये का। मैंने बोला यार आधा किलो दे दो भैया, बहुत महंगा है। तो कहने का मेरा मतलब है, जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी 2 महीना पहले, आज उसका कीमत 140 रुपया है। मैंने पूछा इतना महंगा क्यों? तो बोले भैया कानपुर के आगे से आता है, भाड़े में लग जाता है 60-70 रुपये किलो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो किसान है, किसान को सभी सरकारें, व्यापारी को सहूलियत कुछ नहीं देती। किसान कोई भी सरकार है व्यापारी को तंग करती है, लेकिन किसानों को तरह तरह के सहूलियत देती है, लोन देती है, लोन माफ़ करती है, पानी का बिल माफ़ करती है, हैंडपम्प देती है, कुएँ खोदने के लिए पैसा देती है। तो किसानों का भी कुछ फ़र्ज होता है ना कि उनकी उत्पादन लागत निकले। तो छोटे जो किसान है, जैसे 4 किसान हैं आजू बाजू में, 1-2 एकड़ 5 एकड़ के, सब ने मिलकर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए। और कोल्ड स्टोरेज में जो भी अपनी सब्जी है जो ख़राब हो सकती है, वो सब्जी को रखना चाहिए और धीरे धीरे बेचना चाहिए। जैसे आज निकली आज ही बेच देते हैं तो 10 रुपये किलो बिकता है, नहीं मिल रही तो 150 हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ार का भाव में तालमेल भी रहेगा। किसान अपनी फसल एक साथ नहीं बेचे, धीरे धीरे बेचे, आवश्यकता के अनुसार बेचे। उपभोक्ता और आवश्यकता दोनों चीज़ के तालमेल होना चाहिए जब भाव निर्धारित होते हैं। ये सब गलत हो रहा है। 10 रुपये का टमाटर 150 रुपये बिकना गलत है गरीब आदमी के लिए। महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार का जो मतलब तोड़ाफोड़ी हो रही है, ऐसे में जो
अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व संस्थापक तथा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका भाषण वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि हम तोड़-फोड़ के कोई भी सरकार नहीं बनाएंगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह का उनका भाषण था और क्या बोलना चाहते थे? श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी भगवान राम के आदर्शों को लेकर चलते थे, राम को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन श्री मोदी जी और श्री अमित शाह जी ये श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। ये कृष्ण के राह पे चलते हैं और राम के राह में चलते हैं। सबका मकसद एक है। अटल जी सीधी उंगली से घी निकालना जानते थे, मोदी जी टेढ़ी करके उंगली से घी निकालना जानते हैं। लेकिन अमित शाह जो हैं वो पूरे घी के पीपे को आग पे तपा के निकालना जानते हैं। सबका मकसद एक ही है, घी निकालना। कोई सीधी उंगली, कोई टेढ़ी उंगली, कोई आग में तपा के, बाकी घी निकालते हैं सब। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हो रहा है, राजनीति तोड़-फोड़ की राजनीति हो रही है, ऐसे में जो खुद के जो विचार है, विचार शैली पे जो चल रही थी, सरकार चल रही थी या फिर पार्टी चल रही थी, तो विचारशाला तो कहीं ना कहीं खो गए सर, आपको लगता नहीं ऐसा? विचार सिद्धांत सबका गला घोट दिया गया है राजनीति में। चाहे कोई भी पार्टी रहे, सिद्धांत की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, पैसा कमाने की लड़ाई लड़ते हैं। सिद्धांत और विचारधारा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हिंदुत्व का जो मुद्दा था सब, उस मुद्दे पे जिस तरह से भाषण होते थे और जो तालमेल हो रहा है, जैसे अन्य पार्टी जिसका विरोध होता था हिंदुत्व के मुद्दे पे, उनको साथ में ले रहे, तो हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ गया सर? नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा गौण हो गया है। सबसे पहले सत्ता बचाने का मुद्दा है। सत्ता बचेगी, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे ये लोग। अभी सत्ता खतरे में है, तो सत्ता बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। बीजेपी भी अभी सभी मुद्दे छोड़ दिया उन्होंने। सत्ता कहीं कोई भी तरीके से 2014 में आना चाहिए और महाराष्ट्र में दोबारा आना चाहिए। सर, देखा ही जा रहा है कि सभी पार्टियां चुंबक की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है, और ऐसे में ये भी हो सकता है कि सभी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाए या फिर उनको समर्थन दे। फिर ऐसे में जो विपक्ष है, विपक्ष तो सर खत्म हो जाएगा, तो विपक्ष खत्म होने पर देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? एक कहावत है, विपक्ष के सत्ता के आगे सानपत नहीं चलता। तो सभी पार्टियां सत्ता के साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन विपक्ष खत्म नहीं हो सकता। कितने भी जुड़ जाएंगे, नए पैदा होंगे, विपक्ष खत्म नहीं हो सकता। सत्ता अच्छे से सत्ता चलाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। अगर रावण मजबूत नहीं होता, रावण को कमज़ोर बताता इतिहास, तो राम को कोई नहीं पहचानता। रावण मजबूत था इसलिए राम को पहचानते हैं, कंस मजबूत था इसलिए कृष्ण को पहचानते हैं। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब ये सत्ता ढंग से काम करेगी, नहीं तो मनमानी करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्ता पर अंकुश लगेगा और सत्ता अच्छी चलेगी। सर, बहुत अच्छा कहा आपने सर। जिस तरह से विपक्ष होना चाहिए, और जो लोग है, जनता भी एक जनार्दन कहा जाता है, जनता की वोट भी मायने रखता है सर। तो आपको लगता नहीं कि नोटा का भी चुनाव जो है बहुत पैमाने में बढ़ेगा जिससे विपक्ष खत्म हो गया? तो नोटा में तो वोट डालना ही नहीं चाहिए। डालो किसी को भी, बहुत अच्छे भी लोग रहते हैं। कई लोग रहते हैं जिनको अच्छे लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती, तो उसको दो। कमज़ोर आदमी को टिकट दो, जो स्वाभिमानी है, सिद्धांत वाला आदमी है, उसको तुम वोट दो। नोटा क्यों दबाते हो? अपना वोट खराब क्यों करते हो? अपने घर से जाते हो, धूप में जाते हो और जाके नोटा दबा देते हो, क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं देती पार्टी। मैंने भी 2 बार चुनाव लड़ा, मेरी शर्मनाक हार हुई क्योंकि पार्टी टिकट ही नहीं देती। तो मेरे जैसे लोगों को जो भी खड़े होते हैं उनको तुम वोट दो, उनकी शक्ति बढ़ाओ, नोटा में बटन मत दबाओ। मेरी अपील है जनता से। सर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल का जो अनुमति दी है 12 विधान परिषद सदस्यों को उनको मनोनीत करने के लिए, तो ऐसे में जो पुराने नाम थे उन्हीं को आएंगे, क्या नए को लोग शामिल करेंगे? सर, क्या बोल सकते हैं इस बारे में? पुराने नाम नहीं आ सकते। पुरानी सरकार बदल गई है, अब नई सरकार जो नाम देगी, ये मनोनयन होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जो सरकार सिफारिश करती है। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि 12 में 2 लोग 3 लोग उसके आ सकते हैं, राका के। जो अजित पवार गुट जुड़ गया ना, उनके आ सकते हैं।
और बाकी बीजेपी के और सिंधे गुट की शिवसेना के आएंगे, ऐसा 12। पुराने नाम तो पूरे बेकार हो जाएंगे, वो नए नाम आएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष अपने लोगों का नाम देगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गोंदिया के पूर्व विधायक गोपाल दास जी अग्रवाल का भी नाम आ रहा है, जो चर्चा चल रही है राजनीतिक क्षेत्रों में, उनको भी एमएलसी बनाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। तो कहने का मतलब है पूरे नए आएंगे 12 लोग। सर धन्यवाद। दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं, उसको आप पसंद कर रहे हैं, तो उसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पर तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।